लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट के जो कानून बनाने की शक्ति है ये सबसे ऊपर है। साथ ही साथ आप बोलेंगे सर सबसे ऊपर है तो पार्लियामेंट तो कोई ऐसा कानून बनाए जो उन 543 लोगों को फेवर कर सकता है। हाँ बिल्कुल बना सकता है, बट उनके ऊपर पिताजी बैठे हैं इन द नेम ऑफ व्हाट, जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू करवा देंगे हम। इज दैट क्लियर? हम जब स्टूडेंट थे तो RTI नहीं था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हमारी कॉपी की स्क्रूटनी हो सकती थी। स्क्रूटनी का मतलब जो अनचेक्ड क्वेश्चंस होते हैं वो चेक हो जाएंगे और टोटलिंग फिर से हो जाएगी। अगर किसी 6 नंबर के क्वेश्चन में हमको मिलना चाहिए था 6, बट टीचर ने 3 दे दिया, हम कुछ नहीं कर सकते थे उसका। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जब RTI आया तो बोर्ड एग्जाम में RTI लागू हुआ कि बच्चा अपने कॉपी को फिर से चेक करवा सकता है। CBSE में तो देर इज सिस्टम कि आप किन्हीं 10 क्वेश्चंस को 100 रुपए पर क्वेश्चन दे चार्ज, आप उसके साथ फिर से उसको चैलेंज करवाइए, फिर से रीचेक करवाइए, बट उस समय ऐसा नहीं था, तो एक तरह का रिव्यू ही हो गया। समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मेजोरिटी केसेस में देखा गया जिसको कोई काम नहीं मिला वो गधा टीचर बन गया और उल्टी पुल्टी कॉपी चेक कर डाला। इज दैट क्लियर? तो दिस इज रॉन्ग, इसलिए बच्चों को राइट दे दिया गया है ताकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। और बच्चा कह रहा है सर फिर टीचर के खिलाफ, हाँ टीचर 10 साल से ज्यादा के लिए डिबार हो जाता है, उसको कॉपी सूंघनी तक अलाउड नहीं होती क्योंकि बोर्ड की रेपुटेशन का सवाल है। गॉट इट? सो यहाँ पे डायनेमिक रोल ऑफ जुडिशरी आता है। और सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, कि हम सोशियो इकोनॉमिक की जब हम बात करते हैं तो याद करिए मैंने आपको एक कोडवर्ड बताया था, कपसी, याद आया? ये है फंडामेंटल राइट्स और ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भैया फंडामेंटल राइट को इंपोज कराने का काम तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत है। बट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोल सकते हैं स्टेट को भैया कानून बना के लोगों की सेवा करो। तो सोशियो इकोनॉमिक नीड्स की ही जिक्र क्यों की जा रही है जुडिशरी में? क्योंकि ये तो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो आपका खाना पीना रहना सब पापा मम्मी को तय जिंदगी देखना है, ये फंडामेंटल राइट है। मर्सिडीज दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ओके। सो ये शब्द बेसिक स्ट्रक्चर 1967 से 73 के बीच में आया और सबसे पहले इसे गोलकनाथ केस में यूज किया गया था। ये क्या है सर? ये स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 1643। 1973 में इसको यूज किया गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कोर है उसको चेंज करने की जो कंडीशन है वो पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग यू कैन से। तो हिस्टोरिकल केस सबको याद होगा, केशवानंदन भारती, याद आया सबको? चलिए, तो यहां पे कुछ चीजें बोली गई कि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दे कि भाई 14 साल का इंसान भी अब रखेगा व्हाट इज कॉल्ड एज राइट टू वोट। तो अगेन, अगर पूरे 543 अग्री कर जाएं तब भी जुडिशियल रिव्यू में फंस जाएगा। क्योंकि यहां पे किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए, साइकोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए कि 14 साल वाला क्या इतना दिमाग रखता है, क्या मेंटली ग्रोन है वो डिसाइड करने के लिए कौन सी पार्टी कौन सा नेता सही है कि गलत। तो यहां पे अगर डॉक्टर्स की टीम को हायर किया गया और उन्होंने साबित कर दिया हाँ यस रखता है, अब लोगों के अंदर ज्ञान थोड़ा बढ़ गया है। पहले हमारे अंदर जितनी अकल 20 साल की उम्र में थी, आज 12-13 साल के बच्चे में उतनी अकल आ गई है। वॉट इट क्लियर? वो यूट्यूब की रील देख देख के अकलमंद हो गए हैं, पूरा उनको मोबाइल चलाना आ गया है, तो जनरली ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो गया है। पहले टीचर क्या जाते थे डांस सीखने बच्चे, आजकल यूट्यूब में 2-3 डांस सीखे और अपने आप टनाटन डांसर बन गए। भाई अकल मजबूत हुई है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर क्रिएटिव दीज डेज। तो अगर डॉक्टर्स का पैनल बैठा और बहुत इंटेंस स्टडी की गई 1-2 साल की और साबित हो गया हाँ 14 साल वाले के अंदर इतनी अकल है, तो हो सकता है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट 14 साल डाल दें। तब आप बोल सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया गया। बट अगर इतनी रिसर्च वगैरह किए बगैर ही नेता लोग ने अपने हिसाब से 14 साल कर दिया, देन इट इज रॉन्ग बेसिकली। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज फाउंडेशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इज दैट अंडरस्टूड? तो हर अमेंडमेंट जो भी कानून में हो रहा है उसको जुडिशली चेक करना अप टू व्हाट पॉइंट इट इज वैलिड। पता लगा एक कानून के तहत, आई रिपीट, एक कानून के तहत कि स्टार्टअप चालू करने के लिए 15-15 साल के दो बच्चे थे, एक्स और वाई,
इनको परमिशन दे दी गई, बट इन्होंने बैंक से लोन लिया और ये लोन लेके भाग गए। तो बैंक वालों ने स्यू कर दिया कोर्ट में कि भाई एक्स और वाई हमारा पैसा हमको दो। एक्स और वाई के पापा मम्मी या ये खुद कोर्ट गए और बोले भाई हम तो माइनर थे, 18 साल से कम उम्र है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वैलिड नहीं है, हम कहां से तुमको पैसा देंगे। तो बैंक को सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाएगा, रे बैल बुद्धियों, पैसा देते समय उम्र तो देख ली होती। बैंक कहेगा मोदी जी कह रहे हैं स्टार्टअप को फंड करो, हमने कर दिया। तो अब यहां पे बात आ सकती है, जब इनके पास स्टार्टअप चलाने की अकल है तो जरूर ये फ्रॉड ही माना जाएगा। फिर ये सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं कि लापरवाही या कम उम्र वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि भाई सबसे ऊपर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वी हैव इन इंडिया इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। वी हैव अ सेकुलर कैरेक्टर, कोई भी अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। और हमारा जो कैरेक्टर है, वैसे तो हम सब अलग अलग है, बट जरूरत के टाइम पे वी आर ऑल वन। यूएस में ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे ढेर से लोअर कोर्ट जिन्हें आप सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर। और यूएस में क्या चलता है, स्टेट का कॉन्सेप्ट अलग है और सेंट्रल का अलग है। अगर ओयो स्टेट ने किसी को सजा सुना दी तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकता, अब सीधे प्रेसिडेंट ही सुनेंगे। हमारे ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से फर्क क्या होता है, हमारा बाय कैमरल सिस्टम भी है पार्लियामेंट का, और कोर्ट की हायरार्की हमारी ऐसी है। सबॉर्डिनेट कोर्ट की बातें कहां चैलेंज होती हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट वाली सुप्रीम कोर्ट, हायरार्की है। बट यूएस वगैरह में ऐसी कोई हायरार्की है ही नहीं बेसिकली। जो एक कोर्ट ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, सिर्फ प्रेसिडेंट ही उसको रिव्यू कर सकता है। तो यूएस वगैरह में जुडिशियल रिव्यू उतना ज्यादा नहीं है जितना इंडिया में है। क्यों सर, आप पूछेंगे ऐसा। भाई इनको ये रिव्यू करेंगे और इनको ये रिव्यू कर सकते हैं। वहां पे स्टेट ने बोल दिया दैट इज फुल एंड फाइनल, ओनली प्रेसिडेंट इज देयर, तो वहां सुप्रीम अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ओके। सेपरेशन ऑफ पावर्स भाई, लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग, बट यहाँ पे भी सबसे दबंग कौन है भाई। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि इन चीजों में छेड़छाड़ अगर करनी है, अगर हम बोले लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरवीन कर सकता है, एग्जीक्यूटिव दखल अंदाजी दे सकता है जुडिशरी में, तो ये तीनों खुद ही लड़े मरे रहेंगे, देश चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ओके। तो अगर पार्लियामेंट में एक कानून बन गया कुछ ऐसा जो लोगों ने अपने 543 लोगों ने, नेताओं ने फेवर के लिए बना लिया, इज दैट क्लियर, बाद में प्रेसिडेंट साहब को कोई एक्स्ट्रा लेटर से पेंशन प्रॉमिस कर दी गई, तो ये सारी चीजें अगर देश के खिलाफ जा रही हैं, हु विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ, जुडिशरी बेसिकली। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के भतीजे ने कत्ल कर दिया और अब जज साहब कोई केस ही नहीं सुना रहे हैं, टलता जा रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल साहब चले आएंगे, तो अब यहां पे लेजिस्लेचर इम्पीचमेंट का केस चला के जज साहब को निपटवा देगा। इज दैट क्लियर। तो एट द टॉप है, बट मानता हूं कुछ गलत करेंगे तो फिर ये एट द टॉप चले जाएंगे। हाँ, सबसे नीचे हमेशा एग्जीक्यूटिव ही रहेगा। तो वेरी 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 टॉप मोस्ट इज जुडिशरी। अगर जुडिशरी कुछ गलत कर रही है थ्रू कैरेक्टर एंड ऑल दैट, देन लेजिस्लेचर इंपीचमेंट लागू कर सकता है। तो यहां पे छेड़छाड़ करना अलाउड नहीं है। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सुनने बहस करने के बाद पता लगा इंडिया में हिंदू ज्यादा हैं, तो भाई हिंदुओं की तरफ ये कानून इंक्लाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लाइंड है, हर चीज इंक्लाइंड है, दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ हो रही है। सेकुलर सिर्फ शब्द है, काम नहीं हो पा रहा। काफी स्कूलों में मैं देखता हूं ईद की छुट्टी नहीं करेंगे, दिवाली में 3 दिन छुट्टी कर देंगे। समझ में आ गया, दिवाली में और ईद में छुट्टी नहीं करेंगे, क्रिसमस में 25 दिन छुट्टी चलेगी। ठेंगा सेकुलर है यहाँ पे। ये चीजें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई, अभी ऐसे कोई पीआईएल इंडिया में फाइल नहीं हुए कोर्ट में, बट मेरे हिसाब से होने चाहिए। स्कूल शुड हैव अ प्रॉपर, क्रिश्चियन स्कूल्स है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, ड्यू अपॉलॉजीज फॉर दैट अगर किसी को ऐसा लगता है। क्रिसमस में 15 से 20 दिन की छुट्टी, इज दैट क्लियर। ईद है मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी, होली पे 1 दिन की छुट्टी, दिवाली पे 3 दिन की छुट्टी, और क्रिसमस में 25 दिन की छुट्टी।
अब पीआईएल जाता है सुप्रीम कोर्ट, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट वाले ये तो गलत है। स्कूल वाले पहुंच गए, अरे देखिए हमारे धर्म में क्रिश्चियनिटी में एक ही फेस्टिवल है, इनके तो 365 में 400 दिन त्योहार है, 35 दिन का प्रीपेड फेस्टिवल चलता है, हम कितनी छुट्टी देंगे? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कितनी की बात नहीं भाई, होली खेली जाती है, एक दिन रंग छुड़ाने का मौका दे दीजिए कम से कम। या एटलीस्ट मार्च में होती है तो अगले दिन एग्जाम तो ना रखिए। ये जाहिल गवार आईएससी बोर्ड वाले अगले दिन गारंटी एग्जाम रखेंगे। और यूपी में क्या पूरे इंडिया में इलाहाबाद जैसे शहर में होली मिनिमम 2 दिन, कानपुर में तो कुछ मोहल्लों में 7 दिन चलती है। तो मैं थोड़ा इसके अगेंस्ट हूँ। इज दैट क्लियर? लेट मी कंप्लीट माई एलएलबी, मैं एक पीआई जरूर फाइल करने वाला हूँ उसके ऊपर। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, समझ में आ गया? तो विदेशों में क्रिसमस में इसलिए छुट्टी दी जाती है क्योंकि वहां ठंडी बहुत पड़ती है उस सीजन में, इसलिए वहां विंटर वेकेशन भी साथ ही में होते हैं। हमारे देश में ऐसा वेदर नहीं है। तो क्रिसमस में भी 3 दिन की छुट्टी, दिवाली में 4 दिन, होली में 2 दिन। समझ में आ गया? रक्षाबंधन में भी कम से कम 2 दिन, जन्माष्टमी में 1.5 दिन की छुट्टी दे दो, अगले दिन छुट्टी देना जरूरी है। तो अगेन ये सब चीजें कहीं ना कहीं साबित करती हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिटी लिखी है, बट फॉलो अप उसका होता ही नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, तो इन चीजों में छेड़छाड़ करना इज कॉल्ड एज अपनी नींव को हिलाना। तो अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पे भी जाता है और इनमें छेड़छाड़ नजर आती है, तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अपना घर आप बनवाइए, जैसा चाहे वैसा बनवाइए, पानी की लाइन में अगर आधे इंच का कट लगाना है तो आधे इंच होगा। सरकार की लाइन जा रही है, आधा इंच का कट अलाउड है, आपने 6 इंच का कट लगा दिया, पूरा पानी आप ही घर में चला आएगा, मोहल्ले वाले तरस जाएंगे बेचारे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सो अगली बात आती है भाई, व्हाट इज दिस जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट? केस की छानबीन एक बार फिर से कर लें, कुछ गड़बड़ लग रहा है, या कानून जो बना है एक बार फिर से देख लें वो सही है कि नहीं, दैट इज रिव्यू। और जो उपदेश दे दिए कृष्ण जी की तरह जज साहब ने, दैट इज प्रोनाउंसमेंट्स। सो जुडिशरी के पास पार होती है कि जो भी कानून बना है एक बार हम उसको चेक करेंगे। जब राइट टू एजुकेशन बना, देखा गया 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन यस अलाउड है, बट आलिया भट्ट नहीं, नॉन क्रीमी लेयर बस। अगर गांव में एक सीट स्कूल में है और सरपंच साहब के पास बहुत पैसा है बट एक किसान के पास पैसा नहीं है, तो किसान का बच्चा अगर 6 से 14 साल के बीच में है उसको एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगी। सरपंच जी के पास पैसे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो 6 से 14 साल कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन जरूर है। आपके स्कूल के सारे बच्चे स्कूल के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्लास 1 से लेके 8 तक, कि हम ना देंगे फीस वीस, क्योंकि आरटीई है। अरे भैया आरटीई है, फीस नहीं दोगे टीचर तनख्वाह कहां से देंगे हम? फिर वो यूट्यूब का चैनल खोल देंगे, उसी से पढ़ लो। इज दैट क्लियर? तो ये प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर लागू नहीं होता। हाँ, प्राइवेट स्कूल में भी रूल है, 1/4 बच्चा क्लास में आपको आरटी के तहत फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर क्लास की स्ट्रेंथ 40 है तो यू हैव टू एडमिट एटलीस्ट 10। और इन 10 का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? बाकी के 30 के ऊपर। इज दैट क्लियर? सर 9, 10, 11, 12 में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भाई स्कूल कहता है कि 9, 10, 11, 12 में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इज देयर, हमारे टीचर्स थोड़े कॉस्टली हैं तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। और इसके बदले में स्कूल को फायदा भी मिलता है, जो हाउस टैक्स मतलब जो टैक्सेस एंड ऑल दैट होते हैं वो थोड़े से डिस्काउंटेड होते हैं। हाँ फॉलो होता है, पर मैंने, आप दून स्कूल की बात मत करिएगा, दून स्कूल में फॉलो नहीं हो पाएगा। 17 लाख रुपए फीस है वहां पे, वो नहीं पढ़ाएंगे इसको। दून स्कूल अगेन क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो माइनॉरिटीज के ऊपर लागू नहीं होता है लॉ। हाँ, तो माइनॉरिटी स्कूल्स में कम लागू होता है, बट अगर पीआईएल फाइल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा नहीं, क्रिश्चियन स्कूल्स में भी फॉलो होगा। मोस्टली इट इज फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, बाकी पब्लिक स्कूल्स में होता है बट यू कैनॉट कंपेल देम, यू कैनॉट कंपेल। समझ में आ गया? तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आई रिपीट कुछ गड़बड़ है, तो कहेगा या तो इसको अमेंड करो और नहीं तो उस कानून को हटा दो। तो अगर ठीक प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ कानून के बदलाव में, जैसे आर्टिकल 370 को हटाया गया था, पता लगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही उसको पास किया, राज्यसभा में सुनवाई नहीं हुई, और कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कैसे आर्टिकल 370 हट गया, राज्यसभा में तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हाँ मोदी जी ये तो आप खेल कर गए। तो जब तक दोनों हाउसेस में पास नहीं हो जाता बिल, तब तक ये कानून नहीं बन सकता। तो मूवी में दिखाया गया था ना, वो अमित शाह जी जो बने उसमें बोलते हैं कि आप लोअर कोर्ट देखिएगा, मैं हाई कोर्ट देखता हूं। अब कानून में क्या है, पहले बिल लोकसभा में जाएगा और बाद में
राज्यसभा में, बट उन्होंने दोनों ने एक ही दिन प्रेजेंट किया, बट एक दिन का समय नहीं था। मतलब आपने 11 बजे बोला, मैंने 9 बजे बोला, ये रिकॉर्ड नहीं है। तो पहले का मतलब क्या हुआ, कोई 10:30 बजे बोल दे, बाद में कोई 11:30 बोल दे। तो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को 9 बजे चालू किया गया, मोदी जी ने 9:30 पास करा दिया। राज्यसभा की प्रोसीडिंग ही 11 बजे स्टार्ट हुई, 10 बजे स्टार्ट हुई, और वो उसके बाद तो वो भी टाइमलाइन ठीक मैच कर गई। अगर कहीं ये रिकॉर्ड आ जाए, भाई राज्यसभा में तो 8 बजे सुनवाई हुई, लोकसभा में 9:30 बजे हुई, बट ऐसा कोई टाइम रिकॉर्ड था ही नहीं। वो टाइम ऐसा रखा गया कि लोकसभा में सुनवाई पहले करेंगे और ये मोदी जी आप देखिएगा, राज्यसभा में सुनवाई बाद में करेंगे अमित शाह जी आप देख लीजिएगा। तो ऐसी सेटिंग जुगाड़ पानी बनाई कि चाह के भी सुप्रीम कोर्ट उसे गलत साबित कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? कंफर्म? तो मम्मी ने दाल और चावल और पनीर की सब्जी तीनों बनाया था, समझ में आ गया? कब बना हमें ये नहीं पता, दिन बीत गया, 12 बज गए, बासी हो गया सब कुछ? नो। मम्मी कह रही है बासी कैसे हो गया, आज का खाना कल बासी होता है ना, आज का खाना। बट 11:30 बजे रात में खाना बना और 12:15 आप बासी डिक्लेयर कर देंगे उसको? नॉट एट ऑल। बट अगर सुबह 10 बजे दाल बनी थी, पनीर रात में 11 बजे बना है, तो पहले बासी दाल होगी, पनीर बाद में। आप पनीर को बासी नहीं बोल सकते, दाल को बोल सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कि बासी की डेफिनेशन क्या होगी। इज दैट अंडरस्टूड? अब जब से फ्रिज वगैरह चले आए, स्टोरेज आ गया, अच्छा खाना खराब ही नहीं होता, तो अब ये बासी नहीं है। तो बासी उस जमाने में था जब स्टोरेज था ही नहीं। तो ये बात समझ में आ गई, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। पक्का? तो बहन मायावती जी ने लखनऊ में खूब कंस्ट्रक्शन कराया, लोग पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट कि भाई ये कंस्ट्रक्शन अपने फायदे के लिए करा रही, घूसबाजी कर रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भाई ये तो गलत है, आपने परमिशन नहीं ली, बंद कराइए इसको। मायावती जी ने बोला ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिपेयर होगा। बिल्डर से बोला आप रिपेयर का बिल देना। तो बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ तो हुई, बट साबित करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो कभी भी कोई भी कानून अगर बने और वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करता है, तो हम बोलेंगे एज पर आर्टिकल 368 सही प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। इज दैट अंडरस्टूड? एक बात और बता दूं आपको, फाइनेंस बिल में जिसमें बजट आता है, वहां पे सिर्फ लोकसभा का इंटरफेरेंस है, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू सब पे हो सकता है, फाइनेंस बिल पे तो सुप्रीम कोर्ट की भी औकात नहीं है कर ले। क्यों सर? क्योंकि पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में ऐसा बनाया गया है कि फाइनेंस बिल मतलब जो बजट है वो 1 अप्रैल से लागू होना है देश में। अगर डिले हुआ तो सरकार की ही दुकानदारी चौपट हो जाएगी, उन्हीं को रेवेन्यूज या टैक्सेस मिलने में और डिले होगा, तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? ओनली फाइनेंस बिल। ओके, समझ में आ गया? तो अगर कानून ऐसा बना जो एक या एक से ज्यादा चीजें जो ऊपर आपने पढ़ी वॉयलेट कर रहा है, तो अगेन उस चीज को भी हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वी विल रिव्यू दिस। खोपड़े में बात गई। तो ये दोनों चीजें किसी भी कानून को बनते टाइम अगर सामने आ गई, तो इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। लॉजिक समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट में कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं, ये आप पढ़ चुके हैं तो कुछ नया नहीं बताऊंगा मैं आपको। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, फंडामेंटल राइट्स याद होंगी आपको, रिट्स वगैरह इशू करने के लिए। और सारे लोग ठीक से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। अदर लिम्स का मतलब क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कानून ठीक से बने और उसको ठीक से फॉलो किया जाए, ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जब डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कानून आया, तो इट वाज सीन कि भाई एग्जीक्यूटिव, बैंकिंग सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर फॉलोइंग द थिंग्स प्रॉपरली और नॉट। लॉजिक समझ में आया? तो काफी पीआईएल बच्चों फाइल हुआ डिमोनेटाइजेशन में, ये बोलकर कि भाई मोनोपोली ऑफ नोट इशू कानून में लिखा है, आरबीआई के हाथ में है। ये मोदी जी कौन होते थे 8 नवंबर को पटर पटर करने वाले कि कल से नोट नहीं चलेगा? पीआईएल गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला बात तो सही है, कॉल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ने बोला अगर हम सिस्टम के थ्रू चलते तो लोगों को इसकी पहले इंफॉर्मेशन हो जाती, और जितना पैसा ब्लैक का खत्म किया गया वो खत्म ना हो पाता। तो इन द वेलफेयर ऑफ द कंट्री हमें काम करना पड़ा। समझ में आ गया? जैसे आप पापा के ऊपर भड़क गए, मेरे को पहले बता सकते थे कि रिश्ता देखने जा रहे हैं, बेटा पहले बताते ना तो तुम लौट के शहर आते ही ना, तुम वहीं बेंगलुरु ही रह जाते दिवाली पे। ओके, तो कुछ चीजें आनन फानन में करनी पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू बस आप अपने आप के लेवल पे ये समझ लीजिए। मैम एक बार देख लीजिए, कहीं नंबर शायद थोड़ा सा बढ़ जाए। मैम एक बार कॉपी और दिखा दीजिए, काफी बच्चों को ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, हमको नहीं मिले, शायद कहीं हमसे टोटलिंग मिस्टेक हो गई हो। तो आप भी क्या कर रहे हैं अपनी कॉपी का,
रिव्यू, गॉट इट क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काफी चीजों में मूवी देखते हैं हम, साथ साथ हैं। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन, डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं, याद होगा हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्ट्यूररी एंड क्यूओ वारंटो। सर्ट्यूररी और प्रोहिबिशन मैंने आपको बताया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, याद आया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कैसे? राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपको एडमिशन नहीं मिल रहा स्कूल में, आप बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर को, जाइए खट 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 करिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। वो बुलाएंगे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को कि भैया इस बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं 4 स्कूल्स की लिस्ट है जो 3 किलोमीटर के अंदर आपके घर के हैं, 3 किलोमीटर के अंदर ही एडमिशन आपको मिलेगा, माइंडेड, बाहर नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो कुछ कलाकार स्कूल क्या होते हैं पता है, बाहर स्कूल खोल लेते हैं। आपके घर से 25 किलोमीटर, या 25 ज्यादा बोल गया मैं, 7 किलोमीटर दूर है, अब आरटीआई खत्म इसके ऊपर। तो 3 किलोमीटर के अंदर एडमिशन देना, वहां तो स्कूल बाहर है, बसेस आती हैं, जाओ, तुम वैसे ही नहीं आ पाओगे। और एडमिशन देना है, फीस नहीं लेनी है, बस का किराया देने की पैसे नहीं तुम्हारे पास, तो ऑटोमेटिकली ये जो बड़े चेन ऑफ स्कूल आजकल खुलते हैं शहर के बाहर खुलते हैं, 2 रीजन हैं। एक तो इनको जमीन वहां सस्ती मिलती है, क्लियर, प्लस आरटीआई से बचना, तो बाहर निकल लो जरा, अपने आप बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर? और बहुत महंगा स्कूल है तो भैया बड़ी हाई फाई सोसाइटी के बच्चे वहां पे आ रहे हैं, वो बच्चा जो ऑलरेडी गरीब है वो अपने आप को और डोमिनेटिंग या दबा कुचला मानेगा, तो आएगा ही नहीं पढ़ने। ये भी बड़ा कलाकारी है हमारे देश में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को बुलाएगा, कहेगा जाइए भैया इनके घर से 3 किलोमीटर के अंदर जो भी स्कूल है वहां पे एडमिशन करवाइए। स्कूल में गए, प्रिंसिपल कह रही है हमारे पास तो जगह ही नहीं है, डीआईएस को लाइए अपना अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए। देखा तो किसी क्लास में 42 बच्चा है, किसी में 43, किसी में 45। इज दैट क्लियर? तो 42, 43, 45 मिला लिया तो एवरेज 44 आया, और क्लास स्ट्रेंथ 45 अलाउड है। तो डीआईएस बोलेगा भैया तो इनको एडमिशन दो, और नहीं तो मैं कल अपनी रिपोर्ट वहां लगाऊंगा, फिर आपकी पेशी होगी वहां पे, तो फिर एडमिशन मिल जाएगा। अब स्कूल वगैरह इतने अवेयर हो गए तो ये सब नौटंकी वो लोग करते ही नहीं है। एवरेज 45, 50 डिपेंड करता है स्कूल का एरिया कितना है। अब यहाँ पे स्कूल वाले कहानी करने लग गए हैं, जो स्कूल के अपने क्लास 4 एम्प्लॉयज होते हैं, चपरासी वगैरह, वो भी तो गरीब हैं, उनके बच्चों को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, वो उन्हीं के बच्चों को आरटीआई के थ्रू एडमिट कर लेते हैं। उनसे वैसे ही फीस नहीं मिलनी, ऐसे भी नहीं मिलनी, तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। ओके। सो कंप्लायंस हो रहा है कानून का कि नहीं हो रहा, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि डीआईएस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी कौन देखेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट। सिटीजंस ऑफ इंडिया ये अपने आप को सिक्योर माने कि भाई उनके राइट्स का प्रोटेक्शन है, एंड अगर कोई भी ऐसा कानून है जो गड़बड़ी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि उसको गलत डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये कानून लागू नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई स्टेट आज भी बोलता है शरिया लॉ के तहत भाई 15 साल वुड बी कंसिडर्ड एज द एज ऑफ मैरिज, उन्होंने मुस्लिम न्यू मैरिज एक्ट एक बना लिया 2024 का, तो सुप्रीम कोर्ट में जब जुडिशियल रिव्यू में जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली वहां अब कैंसिल कर दिया जाएगा। खोपड़े में बात गई भाई। तो सुप्रीम कोर्ट इज अगेन एक्टिंग एज अ गार्जियन। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे भाई। तो यहां तक कोई क्वेरी किसी की? पक्का? चलिए।